आज मैं आपको ये बता, देखो ट्रांसफर के मेन प्रोविजन तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ट्रांसफर के जो मेन प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि सपोज करो आप किसी कंपनी में एज अ CS अपॉइंटेड हो या एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड हो आप किसी कंपनी में, तो अगर शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि यार कंपनी में एक ट्रांसफरर है एक ट्रांसफरी है, इन्होंने क्या किया, शेयर ट्रांसफर डीड भरी और उस ट्रांसफर डीड को जो है कंपनी में लॉन्च कर दिया, शेयर ट्रांसफर डीड को कंपनी में लॉन्च कर दिया। सवाल ये है कि अब यहाँ पर CS क्या क्या करेगा, CS की क्या क्या ड्यूटी बनती है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अजय नाम का एक पर्सन, उसके 10,000 शेयर है, उसने विजय को अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। अब शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी में आई है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप बताओ कि कंपनी में क्या क्या किया जाएगा शेयर ट्रांसफर को लेकर। तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी होगी। तो चेकलिस्ट को पढ़ना कहाँ से, देखो यहाँ से पढ़ना, क्या क्या करना है एक CS को, हमको ये पढ़ना है मेनली। तो सबसे पहले आप ना ये समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 7 पॉइंट पता होने चाहिए। तो अगर मैं CS हूं और मेरे को बोला गया देख भाई ट्रांसफर ढंग से हो रहा है कि नहीं, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि देखूंगा ट्रांसफर डीड के पूरे कॉलम फिल है कि नहीं, सबकी साइन वाइन बराबर है कि नहीं। फिर देखूंगा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर दिखा है कि नहीं, किस दिन ट्रांसफर हो रहा है। फिर मैं देखूंगा कंपनी का नाम प्रॉपरली दिखा है कि नहीं और कंपनी का सिन नंबर प्रॉपरली दिखा है कि नहीं। पहले बताओ ये 3 पॉइंट दिमाग में बैठ गए कि नहीं बैठे। अगर तुम CS हो हाँ सर। तो ट्रांसफर हो रहा है, तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम ये करना कि देखना ट्रांसफर डीड प्रॉपरली फिल हुई है कि नहीं हुई है। फिर देखना उसमें ट्रांसफर की डेट दिखी है कि नहीं। फिर देखना कंपनी का नाम, जिस कंपनी के शेयर से कंपनी का नाम और सिन नंबर दिखा है कि नहीं दिखा है। देन अगर कंपनी लिस्टेड है तो देखो स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखा है कि नहीं, किस स्टॉक एक्सचेंज से ये कंपनी लिस्टेड है। देन आप देखो किस वैरायटी की शेयर है, डिस्क्रिप्शन क्या, इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है, करेक्टली दिखा है कि नहीं। पता लगा बंदा प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर कर रहा है और वहां पे इक्विटी शेयर दिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। कितना क्लियर है मेरी बात, पूरा आ गया समझ सर। नेक्स्ट आपको ये देखना होगा डिस्टिंक्टिव नंबर दिखे हैं कि नहीं दिखे। मैंने आपको बताया है कि जब भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। आपको नंबर दिखने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, आपको आता है ना। भूल गए हो बेटा, भूल गए है ना। अगर मैं बोलता हूँ 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, 3,000 शेयर जो है मैं बोलता हूँ भुवन को दिया गया है और 7,000 शेयर वैभव को दिया गया, तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 से 3,000 किसको होगा, भुवन 1 से 3,000 तक। हाँ 3,001 से 7,000 तक। अरे 10,000 रे, 3,000 तो पहले होगा ना तेरे को अगले साल। अच्छा हाँ 10,000 है ना। तो आपको इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं आए। देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर डाला है कि नहीं ट्रांसफर डीड में, ये भी देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में फोलियो नंबर क्या है ट्रांसफरर का, ठीक है। फिर विटनेस की साइन है कि नहीं है, ट्रांसफरर ने सिग्नेचर लगाई है कि नहीं लगाई है। अब बताओ इनमें से आप कौन कौन से 6 पॉइंट याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। हो पाएगा कि जाएगा सर, बन जाएगा, हाँ, हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो सर। चलो तो इस टॉपिक को मैं क्लोज करूं, आपका चेकलिस्ट और कंपनी सेक्रेटरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साक्षी नोटिंग हो गई बेटा, समझ आ गया। अरे सर अजितेश सिंह कौन है? क्या बेटा, युवराज है वो, अजितेश सिंह कौन है? युवराज, युवराज मैंने नाम लिखा, मैं कौन आ गया बोलो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट समझो बहुत अच्छे से। क्या होता है, आपको मैंने एक ऊपर बात बताई थी कि जैसे आप कंपनी में शेयर लॉन्च करते हो, लॉन्च मतलब सबमिट करते हो, तो उसके कितने दिन के अंदर अप्रूव होना चाहिए, 60 डेज। ये बात मैंने आपको बताई है। और मैंने ये भी बताया है कि अप्रूव के साथ साथ चाहे तो रिफ्यूज भी हो सकता है। हाँ ये बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। यस सर। तो अब आपको जो मैं बोल रहा हूँ आगे आप बात समझो। सपोज करो आपकी एक कंपनी है, आप ये मत फर्क करना कि प्राइवेट है कि पब्लिक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि आपने अपनी शेयर ट्रांसफर डीड लॉन्च करी है, लॉन्च करी है मतलब क्या करी है, सबमिट करी है ना। तो
कंपनी अगर रिफ्यूज करती है, क्या करती है? रिफ्यूज। किस बात को रिफ्यूज कर रही है? कि हम तुम्हारे शेयर ट्रांसफर नहीं करना चाहते या तुम्हारे शेयर ट्रांसफर को अप्रूव नहीं करते, तो ये विद इन 30 डेज ऑफ लॉजमेंट इनको रिफ्यूज करना होगा। मतलब अब जब आपने शेयर ट्रांसफर डीड जमा करी थी उसके 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल होता है, और जब होता है तो आपको उसका रीजन भी बताते हैं कि किस कारण से रिफ्यूज हुआ। कितना क्लियर हुई मेरी बात? सर डायरेक्टर करते हैं क्या? हाँ, बोर्ड ऑफ Refusal of डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूजल करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ लॉजमेंट, और आपको नोटिस भेज दिया जाता है। क्या भेज दिया जाता है? notice. आपको जब नोटिस रिसीव होगा उसके विद इन 30 डेज अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में जाके अप्लाई कर सकते हो, या एप्लीकेशन डाल सकते हो कि हमको तो कंपनी के डायरेक्टर्स का रीजन जेन्युइन नहीं लग रहा है, उन्होंने बेमतलब हमारे ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दिया। तो टोटल आपका टाइम पीरियड कितना बना, बताओ मेरे को? 30 और 30 60 दिन बना। 60 और 30। तो कान को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, बात एक ही है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. sir. भाई आपका जब लॉज हुआ है या जमा हुआ ट्रांसफर डी 30 दिन में मना कर देगी कंपनी, रीजन बता देगी कि क्यों नहीं हुआ। आपको जब नोटिस मिला है उसके अगले 30 दिन में आप क्या करो? एनसीएलटी में जाके अप्लाई करो। NCLT के पास। एनसीएलटी आपकी बात सुनेगा। अगर आप केस जीत जाते हो तो 10 दिन का समय देता है वो कंपनी को कि क्या करे, ससम्मान पूरे ट्रांसफर को कंप्लीट करे। और अगर एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद भी कंपनी नहीं करती है तो इस सिचुएशन में जो इंचार्ज पर्सन है, मतलब डायरेक्टर्स ने जिसको ऑथराइज किया था, उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, जो बढ़ के 3 साल तक हो सकती है। साथ ही साथ फाइन लग सकता है जो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। आप अभी बताओ आपको ये बात कितनी समझ आई? पूरी सर। क्लियर हो गया आपको? आपको सर। देखो मैंने बहुत सारे प्रोविजन Yes, बताए। sir. ससम्मान ना बहुत अच्छा टेस्ट दे देना संडे को अभी, है ना? जी सर। पूरा शेयर कैपिटल का टेस्ट लूंगा, बड़ा टेस्ट होगा 2 घंटे का, है ना? उसको अच्छे से देना, और आलस नहीं करना। पेपर भले 3 दिन में बना के दो, ठीक है? चलो ये ध्यान से देख लो, अच्छे सीख लो। अब जो मैंने लाइंस बोली सब आपको मिल जाएगी। इफ अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ राइट टू एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन द कंपनी, देन द कंपनी शैल send notice of refusal to transferor and transferee or the person giving intimation to such transmission within 30 days from date on which instrument of transfer or intimation of transmission was delivered to the company। ठीक है? ट्रांसफर ट्रांसमिशन एक ही बात होती है, मैंने बताया वॉलंटरी हो तो ट्रांसफर है, और मर गए तो ट्रांसमिशन है। तो अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन से मना कर रहे हैं तो आपने जब भी जो डिलीवर किया सर्टिफिकेट या डीड उसके 30 दिन के अंदर मना करना है। नोटिस शैल कंटेन द रीजन फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। अब ये बात हो गई, अब नीचे पढ़ो। द ट्रांसफरी में अपील टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब क्या? एनसीएलटी, अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज from date of receipt of notice, और in case no notice has been sent by company तो 60 दिन वेट किया ही रहता। then within period of 60 days from date on which instrument of transfer or intimation of transmission was delivered to the company। अब आप बताओ इतनी लाइन में आपको कोई समस्या है कि आपको समझ आ गया? समझ आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो ये हो गया आपका प्रोविजन खत्म रिफ्यूजल का। ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है? पब्लिक कंपनी का भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो आप एक पढ़ दिया तो आपका दूसरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट प्रोविजन आता है बेटा, वो रेक्टिफिकेशन का आता है, ठीक है? रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन क्या है मैं आपको बताऊं तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो मेंबर्स का रजिस्टर है कंपनी, उसमें ना नेसेसरी चेंजेस नहीं ला रही है, ठीक है? नेसेसरी चेंजेस ना लाने का मतलब है एक पर्सन का नाम एंटर हो जाना चाहिए था पर उसका नाम एंटर नहीं हो रहा है प्रॉपरली, या एक पर्सन का नाम बिना मतलब ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है, या आपका नाम डालने में देरी की जा रही है, या आपका नाम हटाने में देरी की जा रही है। देखो मैं 4 बातें बोला हूं। सबसे पहला तो बेमतलब नाम डाला गया।
दूसरा आपका नाम हटा दिया गया बेमतलब, तीसरा आपका नाम डालने में देरी की जा रही है, चौथा आपका नाम हटाने में देरी की जाती है। आपके सिर के ऊपर से अगर ये बात जारी होगी तो मैं आपको ये बता दूं, आप जब शेयर ट्रांसफर करे होगे, अगर आप पूरे शेयर ट्रांसफर कर दिए हो तो जिसने ट्रांसफर किया उसका नाम रजिस्टर से हट जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, और जिसके नाम अभी शेयर हुए उसका नाम रजिस्टर में क्या हो जाना चाहिए, एंटर हो जाना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही। अब यार अगर आपका नाम या तो हटाया नहीं जा रहा है या हटाने में देरी की जा रही है या आपका नाम ओमिट किया जा रहा है या लाने में देरी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत ही है। तो इसमें ये माना जाता है कि अगर कंपनी ऐसी गलती कर रही है तो अगेन आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हो। और फिर एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर देगा कंपनी को कि 10 दिन के अंदर, जैसे ऊपर भी 10 दिन का क्लॉज पड़े ना, यहाँ भी 10 दिन का क्लॉज है कि आप अपने रजिस्टर में सुधार करो। आप पहले बताओ कितना समझ आई ये बात? अच्छे से क्या दिया आ गया सर। ये 3 और 4 को काटो, ससम्मान नहीं देखना। अगेन फाइन भी सेम है, जो ऊपर था कुछ अलग नहीं है। आपने ऊपर जो फाइन पड़ा था कि 10 दिन में ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हो तो क्या फाइन है, 1 साल से लेकर 3 साल की कैद और जुर्माना 1 लाख से लेकर 5 लाख तक। सेम नीचे भी वही, अलग कुछ नहीं है। क्या आप कर पाओगे? यस सर। आपको रेक्टिफिकेशन और रिफ्यूजल समझ आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताओ समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आ गया सर। समझ में आ गया सर। आ गया सर। सबको? मानसी समझ आया, ऋषिता समझ आया, साक्षी समझ हाँ आया? यस सर। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? नो सर। हाँ सर। सभी क्लियर लोग है सर। को? बहुत यस सर। इजी कंसेप्ट है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या, रजिस्टर में आपका नाम लिखा है तभी तो आप मेंबर हो ना। आपका नाम आना चाहिए था, कंपनी डाल नहीं रही है। आपका नाम हटाना चाहिए था, कंपनी हटा नहीं रही है। आपका नाम लिखने में देरी कर रही है, आपका नाम हटाने में देरी कर रही है। सब दिक्कत वाली चीज है। तो रजिस्टर में करेक्शन करवाना होगा तो एनसीएलटी में ससम्मान अप्लाई कर दो। ठीक, एनसीएलटी 10 दिन का टाइम देता है कंपनी को रेक्टिफाई करने के लिए, नहीं करने पर पेनल्टी लग जाती है। मेरी बात होप सो एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी और इसमें आपको एकदम कोई डाउट आया ही नहीं होगा। क्लियर हो गई? यस सर। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे प्रोविजन है। जैसे अगर मान लो ट्रांसफर डीड गुम गई तो क्या? ठीक, क्या डायरेक्टर अपनी पावर का डेलीगेशन कर सकते हैं कि नहीं? क्या डिबेंचर ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? ये छोटे छोटे प्रोविजन है। क्या माइनर को शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं कि नहीं? ठीक, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा रिवाइव करके देखना जरूर। क्या पार्टनरशिप फर्म को शेयर मिल सकते हैं कि नहीं? क्या कंपनी को शेयर मिल सकते हैं कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें हैं, सबका मतलब बता रहा हूं, आप समझो। सपोज करो आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो और आपका ट्रांसफर डीड जो SH4 है वो लॉस्ट हो गया, गुम गया, तो क्या करें? तो क्या करें? क्या करेंगे सर? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या करेंगे? आपको नहीं समझ आई मेरी बात? कंपनी में हाँ बोल ना। कंपनी के पास तो एक कॉपी रहती है ना। डालेंगे। अरे तो कंपनी सबमिट ही नहीं हो पाया भाई, कंपनी में डिलीवर ही नहीं करे। सपोज करो वैभव के पास शेयर थे, ठीक है, वैभव के पास शेयर थे, उसने बोला यार 10,000 शेयर मैं भुवन को दे दिया हूँ, 10,000 शेयर, और भुवन ने क्या पैसा दे दिया था बराबर वैभव को, मान लो 1 लाख रुपए। अब क्या सबूत है ये चीज हुई थी तो ट्रांसफर डीड बनी थी, ठीक। अब वो ट्रांसफर डीड गुम गई है तो क्या करें? ट्रांसफर डीड गुम गई है तो क्या करे? तो सिंपल सा इसका आंसर है, ये ध्यान रखो कि अगर आपने ट्रांसफर किया है लेकिन आपका ट्रांसफर डॉक्यूमेंट गुम गया है या कंपनी में डिलीवर नहीं हुआ है तो आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा। क्या भरना होगा? इंडेमनिटी बॉन्ड होता है कि यदि आपकी बात झूठ पाई गई तो आप कंपनी को फ्रॉड का कंपनसेशन दोगे, या माना जाएगा आपने धोखाधड़ी करी और उस बारे में आप कंपनी को कंपनसेट करोगे। तो आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरते हो और कंपनी में जमा कर दोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके ट्रांसफर को रजिस्टर कर देंगे। आप बता दो कितना क्लियर हुई मेरी बात? आ गया सर पूरा अच्छे से। तो इंडेमनिटी बॉन्ड के क्या क्या प्रूफ लगता है? तो एक एफिडेविट लगता है जो कोर्ट से आपको बनवाना पड़ता है। आपका मतलब ट्रांसफरर या ट्रांसफरी की हमने डीड तो बनाई थी पर वो क्या हो गई, गुम गई। साथ साथ आपको क्या करना होगा, रिसिप्ट भी लगा के देनी होगी कि इतना रुपए जो है भुवन ने वैभव को दिया था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं क्या क्या देना पड़ रहा है। इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करना पड़ा, इंडेमनिटी बॉन्ड, दूसरा क्या जमा करना पड़ा, एफिडेविट जमा करना पड़ा,
और तीसरा क्या जमा करना पड़ा, रिसिप्ट प्रूफ जमा करना पड़ा। इतना होने पर ट्रांसफर रजिस्टर होगा। आपको ये बात अच्छे से समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अच्छे से आगे सर, बाकी लोग को आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, यस सर। चलो ठीक। साक्षी समझ आया? मानसी समझ आया? हाँ या ना? चलो इनका तो माइक ही बंद है। ये क्लियर है आपको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? हाँ सर। चलो तो ये हो गया लॉस ट्रांसफर डीड का प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन होता है क्या, डेलीगेशन किया जा सकता है ट्रांसफर की पावर का। तो यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर ट्रांसफर मतलब होता है अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर, कि पावर को डेलीगेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब समझो, नॉर्मली ट्रांसफर को अप्रूव कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना है हमारी कंपनी में रोज बहुत सारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो डेली तो हम मीटिंग नहीं कर सकते, तो हम एक पर्सन को ऑथराइज करना चाहते हैं कि जितने भी कंपनी में ट्रांसफर होते हैं वो जो पर्सन है वही क्या करे, इन ट्रांसफर्स को अप्रूव करे। तो क्या ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? यस सर। कर सकते हैं। तो बिल्कुल अलाउ है। ये बात याद रखो कि अगर बोर्ड को ये लगता है कि किसी एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया जाए जो शेयर ट्रांसफर को कंपनी में अप्रूव करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। ये पर्सन कौन होगा, तो या तो कोई एक सिंगल डायरेक्टर होगा या फिर कोई पर्सन होगा जो कंपनी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी भी प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी लाइन है, ये बात आपको समझनी होगी। द बोर्ड फर्दर है द पावर टू डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ देयर पावर टू एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जैसे 6 डायरेक्टर है हम लोग, तो एक को बोल दिए, जैसे भुवन तुम ही सारे ट्रांसफर को अप्रूव करने, तो भुवन करेगा। और एनी पर्सन इवन नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, लाइन लिखी है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझना होगा। नॉट इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। शेयर ट्रांसफर एजेंट ये ब्रोकर की तरह काम करते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। तो इनसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराते हैं कि हमारे यहाँ के सारे ट्रांसफर्स को अप्रूव करने का काम तुम ही किया करो और उसका हिसाब किताब तुम रखा करो। तो आपको ये पॉइंट फंसा सकता है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहा हूँ। ऐसे पर्सन को भी ऑथराइज किया जा सकता है जो कंपनी में नौकरी पे ना हो। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कह रहा है शेयर ट्रांसफर एजेंट कह रहा है। ये सेबी का रजिस्टर्ड पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शेयर ट्रांसफर का डिटेल बना के रखता है। कितना क्लियर हुई मेरी बात? पूरा सर समझ आ गया? हाउएवर रिफ्यूजल की पावर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अप्रूवल की पावर को तुम डेलीगेट कर सकते हो, रिफ्यूजल की पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रहेगी, छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। आपको जो एग्जाम में वैल्यू बेस आता है ऐसी बातों से आता है, घुमा घुमा के। अभी संडे को एक टेस्ट दे दो, पूरी दुनिया समझ आ जाएगी क्या क्या आता है। ठीक है, पूरे वैल्यू बेस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, ट्रांसफर और डिबेंचर का प्रोविजन सेम है, शेयर है, तो अलग से इसको आपको एकदम देखने की या फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसा शेयर का रूल है सेम डिबेंचर का भी रूल है, तो उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, ये अपने को बल्कि अच्छे से करना है। आप बताओ, क्या माइनर के नाम शेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? हो सकते हैं सर। कैसे? सर पर माइनर का जो है उसका मेन तो पावर उसके पेरेंट्स के ऊपर आएगा ना सर। भाई देखो, सीधी सी बात है, माइनर वो है जो बिलो 18 ईयर है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो अगर आप बोलोगे डायरेक्ट सेंस में या डायरेक्टली, तो माइनर कैन नॉट बी शेयर होल्डर। माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। ओके सर। पहली बात तो ये याद रखो। हाउ एवर अगर शेयर गार्जियन के पास है, किसके पास है? गार्जियन। और वो एक क्रिएट करके ये शेयर माइनर के नाम कर देते हैं और माइनर को बेनिफिशियरी बना देते हैं, तो माइनर उन शेयर्स का फायदा पाएगा। जैसे मैं शेयर खरीद लेता हूं और इन शेयर्स को मैं क्या करता हूं, एक ट्रस्ट क्रिएट करके कंपनी को कहता हूं कि इसका जो भी फायदा है मेरी बिटिया के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, उसके बेनिफिट के लिए किया जाए। तो मेरी बेटी की एज तब 3 साल होने वाली है अब जाकर, लेकिन वो अभी से कंपनी की शेयर होल्डर कहीं ना कहीं हो गई कि नहीं हो गई? आपको ये बात समझ आई कि नहीं?
खरीदा मैं, लेकिन एज अ गार्जियन खरीदा अपनी बेटी के लिए, तो जो बेनिफिट जाएगा वो मेरी बेटी के अकाउंट में जाएगा। कितना क्लियर है? यस सर। आ गया दूसरी समझ। बात, दूसरी बात, मैंने माइनर के नाम शेयर ट्रांसफर कर दिए, वो भी फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब मैंने पूरा पैसा चुकाया और उसके बाद ये माइनर के नाम ट्रांसफर कर दिए, तो रजिस्टर में एंट्री कैसे बनेगी? बच्चे का नाम लिखा होगा ब्रैकेट में, माइनर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा गार्जियन, गार्जियन लिखा होगा। तो इससे आपको ये समझना है कि सेक्शन 44 तो बोल के रखा है कि शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि अगर शेयर फुल्ली पेड है, मतलब उनका पूरा पैसा पे हो गया है, तो ऐसे शेयर आप माइनर के नाम ट्रांसफर कर सकते हो। आप बता दो आपको ये बात समझ आई कि नहीं? तो आपको अब क्या क्लियर रखना है इससे? माइनर डायरेक्टली शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन ऑन द ट्रस्ट या एज अ ट्रस्ट उसके नाम पे कुछ शेयर रखाए जा रहे तो रखा जाएंगे। दूसरा, उसके नाम पे फुल्ली पेड अप शेयर ट्रांसफर किए जा रहे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। आप बोलो कितना क्लियर हुई मेरी बात आपको? यस सर, हो गया सर। समझ आ गया? नेक्स्ट सवाल Yes, sir. उठता है, क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे शेयर जा सकते हैं? तो नॉर्मल ये माना जाता है पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप चलेगी, पार्टनर गए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो कंपनी में शेयर खरीद भी नहीं सकती और उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर भी नहीं हो सकते जब तक आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी ना हो। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या चैरिटी होता है। पार्टनरशिप फर्म सिर्फ यहीं पर जो है वो शेयर होल्डर बन सकते हैं, उसके अलावा नॉर्मल कंपनियों में शेयर होल्डर या मेंबर नहीं बन सकते। मेरी बात ये समझ आई कि नहीं है, ये बता दो। आ गई सर। भाई पार्टनरशिप का खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप है, पार्टनर मरे तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, फर्म के नाम पे, पार्टनर के नाम पे इंडिविजुअली कर दो कोई दिक्कत नहीं है, फर्म के नाम पे तुम शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। कभी Yes, sir. डाउट है ये बताओ मेरे को। नहीं सर, क्लियर हो गया। एकदम अच्छे से? यस सर। गुड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी मैंने प्रोविजन बता दिया। नेक्स्ट प्रोविजन ये आता है कि क्या कंपनी के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कंपनी एक लीगल पर्सन है, आप बिल्कुल कंपनी के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मेरा नाम जमशेद है, मेरे पास 5000 शेयर्स हैं, एक कंपनी मेरे को बोल रही है कि अपने सारे शेयर जो है हमारे नाम पे आप ट्रांसफर कर दो। कंपनी का नाम जैसे एबीसी लिमिटेड है, तो भाई कंपनी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी तो मेरे को पैसा देगी, तो मैं पैसा लूंगा और ये शेयर क्या कर दूंगा, कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस कंपनी का बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा जहां वहां पे डायरेक्टर इस चीज को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो मेरे शेयर देना चाहते हैं। ठीक, बी पॉइंट काट देना, सहसम्मान मत करना। सी पॉइंट एमओए और एओए की एक कॉपी लगेगी, बन जाएगा? ओके सर। हाँ सर। एमओए एओए की एक कॉपी लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ओनर के अथॉरिटी के बिना शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या ओनर के अथॉरिटी के बिना शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? शेयर ऋषिता के हैं, क्या मैं ऋषिता से बिना पूछे वो शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ? नो सर। नो सर। बस, नहीं तो सर। अगर कोई ऐसा करता है तो इसको वॉइड माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हस्बैंड के शेयर थे, ठीक है, अब एक लेडी ने या उसकी वाइफ ने बिना उसकी अथॉरिटी के शेयर ट्रांसफर कर दिए तो वॉइड है, और जिसको ट्रांसफर किया उसके पास शेयर्स के कोई राइट नहीं है। फिर से बोलूं क्या? ओके सर। शेयर हस्बैंड के थे, वाइफ ने बिना पूछे क्या किया, शेयर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो ये ट्रांसफर वॉइड माना गया क्योंकि हस्बैंड से पूछा नहीं गया। समझ आ गई मेरी बात? ओके सर। हाँ सर। हाँ बेटा, इसका बोलो। एक्सेप्शन भी है ना कि अगर ओनर अनसाउंड माइंड या फिर डेथ हो जाती है उसकी तो कर सकते तो हैं। लीगल हायर के नाम आ जाएगा ना, तो कर ही सकता है ना? हाँ लीगल हायर के नाम आ जाएगा तो लीगल हायर तो कर ही सकता है। अच्छे से हाँ। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये पोजीशन ऑफ नहीं सर। ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है आपको,
आप ट्रांसमिशन के प्रोविजन पे आओ। आपको ट्रांसमिशन का मतलब समझ आया था कि नहीं आया था? हाँ सर आ गया था। यस सर, आ गया था। अगर कोई मर जाता है तो बाय लॉ जब उसके शेयर उसके लीगल हायर पे जाते हैं तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब मरने के साथ इसमें यस सर। इनसॉल्वेंसी और लूनेसी को भी कंसीडर किया जाता है कि जब कोई पागल हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके भी शेयर बाय लॉ क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट यस नहीं सर। है? हाँ सर। नो अच्छा, सर। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अगर शेयर का कोई सोल ओनर है, मतलब जैसे मेरे नाम पे पूरे शेयर है, तो मैं मरूंगा तो शेयर किसको जाएंगे? मेरे लीगल हायर को जाएंगे। सर हम्म, हाँ। दिक्कत इसको लेकर? नहीं नहीं नो सर। सर। नहीं। अच्छा, अगर मैंने कल एक बात बताई थी ना, कोई शादीशुदा है तो मरने पर शेयर किसको जाते हैं? सर लीगल है। उसकी वाइफ को जाएंगे। मैंने बोला है कोई शादीशुदा है तो मरने पर शेयर वाइफ को जाते हैं। तो अगर कोई हाँ। मेल पर्सन मर गया तो उसकी विडो जो है, अगर वो सारे सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करती है तो शेयर उसके नाम चल देंगे। ये बात मैंने बताई है ना आपको? नहीं सर। हाँ, कल कल बताए थे बताया हूँ सर। ये बात। कल ही तो बताए थे। सर तो लीगल बताए लीगल थे कल। हायर जैसे कोई और है तो? कि अगर मैंने बना दिया है किसी को तो अलग बात है, लेकिन मैंने किसी का नॉमिनी नहीं बनाया तो मेरे अच्छा वाइफ हाँ। ही लीगल हायर है। ध्यान रहेगी ये जी बात। सर। दोनों हाँ प्रोविजन हाँ ओके क्लियर सर। हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। यस सर। अच्छे से। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, मान लो एक शेयर है जिसकी जॉइंट होल्डिंग है, ए बी सी डी, 4 लोग ने मिलकर एक शेयर खरीदा है। ठीक है, अब मान लो अगर डी की डेथ हो गई तो ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा? वो तो उसकी होगा। लीगल हेयर को जाएगा ना डीके। तो बाकी ए बी सी क्या कर रहे हैं फिर? वो तो जिंदा है अभी। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, तो उन्हीं लोगों के बीच में हो जाएगा फिर तो। जब कोई मरता है तो उसके शेयर जो बचे होते हैं उन्हीं में रह जाते हैं। ठीक है, मतलब लीगल हायर तक। जैसे ए बी सी डी 4 ओनर थे एक शेयर के, तो जो डिविडेंड हाँ आता था चारों बांटते थे। डी मर गया तो ए बी सी बांटेंगे, सी मर गया तो ए तो बी सर बांटेंगे। हाँ बेटा। पैसे तो डी के भी लगे ना? क्या चीज? तो पैसे तो मिलकर डी के भी खरीदने लगे। में ओनरशिप है ना। तो आप कहाँ से लीगल हायर लाओगे? अगर डी मर गया तो बाकी बोलेंगे जो सरवाइव कर रहे हैं उनके नाम पे कंपनी के शेयर होंगे। समझ गए मेरी बात को? जो हाँ यस। सर। जी सरवाइविंग सर। होते हैं ना उनके नाम पे शेयर चले जाते हैं। ये बात भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फोर्स्ड ट्रांसफर का। बहुत ज्यादा तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो गया? पहले तो ये बताओ। हाँ सर। नो सर। बहुत सारे प्रोविजन तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं कि सिर के ऊपर से जाने लग गया है? रुक नहीं जाओ नहीं सर। सर। चलो फोर्स ट्रांसफर सीख लो तुम एक बार। ठीक है, फोर्ज का मतलब होता है फर्जी। फोर्स ट्रांसफर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां नकली सिग्नेचर मार के हमने किसी के शेयर ट्रांसफर कर दिए, उसे हम बोलते हैं फोर्स ट्रांसफर। कितना क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। पूरा सर। भाई शेयर्स जो है मेरे पापा के नाम पे थे, मैंने अपने पापा की फेक सिग्नेचर करी और ये सारे शेयर जो है वो प्रियंक सर को बेच दिए। अब प्रियंक सर भोले भाले बंदे, उनको क्या पता था भाई कि मैं ऐसा बदमाशी कर सकता हूँ। पापा के नकली सिग्नेचर लगाया, प्रियंक सर को बेच दिया शेयर। प्रियंक सर से मैंने 10 लाख रुपए ले लिए शेयर के। अब मेरे पापा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, प्योर धोखाधड़ी है यार यहाँ पे, मेरे नकली सिग्नेचर लगा के शेयर ट्रांसफर किए गए। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए बताओ? तो ये तो तो वॉइड हो इसको तो जाता वॉइड है ना। मान लिया जाएगा। सर अब हाँ। क्या करना है हमको, इसके कंसीक्वेंस पता होने चाहिए कि अगर फोर्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसके कंसीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहला कंसीक्वेंस ये होगा कि फोर्स ट्रांसफर नलिटी में, नलिटी मतलब वॉइड होता है। आप बता दो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। तो जो ओरिजिनल हाँ ओनर सर। मतलब मेरे पापा हैं वो कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर रहेंगे, वही कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा रहेगा। और वो जो 10 लाख रुपए प्रियांक सर दिए हैं वो अब वो वापस हो दूसरा जाएगा। बात होगी, अब वो रिकवर करने के लिए फ्रॉड का केस डालेगा मेरे ऊपर। अच्छा। कितना क्लियर हुआ? हाँ पूरा एक सर। पहला यस सर। सीक्वेंस समझ आया कि नहीं आया? कि यस सर। मेरे हाँ फादर सर। जो है वही ओनर रहेंगे, उन्हीं का नाम रजिस्टर में रहेगा और कार्ड दिया गया होगा अगर नाम तो रिस्टोर करवा देंगे।
क्लियर है मेरी बात? हाँ। अच्छा, यस सर। दूसरा समझ लो, दूसरा ये देखो इतना इतना पढ़ना जितना टिक कर रहा हूं। दूसरा कंसीक्वेंस समझो, मान लो कंपनी ने क्या किया, प्रियंक के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ठीक है, और प्रियंक ने क्या किया, ये शेयर आगे ट्रांसफर कर दिए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ तो वॉइड माना जाएगा ना सर, क्यों? तो भाई, उनका रिकॉर्ड होगा ही प्रियंक फिर तो से। कंपनी जो है, मतलब जो परचेजर या ट्रांसफरी है, उसको कंपनी अपनी तरफ से कंपनसेट करेगी। क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। पहले बताओ ये दो समझ आई कि नहीं? पहली बात है फोर्स Yes, sir. ट्रांसफर ना दिया, वॉइड है, और ओरिजिनल जो ओनर है वही शेयर होल्डर रहेगा। दूसरा, जिसको बुद्धू बना दिया गया जैसे प्रियंक जैसे पर्सन को, तो उसको कंपनी कंपनसेशन देगी, मतलब पैसा वापस दिलवाएगी। दो बातें क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. सर हाँ बोलो ना। जो रियल ओनर है वो तो हाँ। ये भी बोल सकता है कि मतलब वो शेयर ट्रांसफर कर दिया अपनी साइन करके, हाँ। पर वो ये भी बोल सकते हैं ना कि मैं तो किया नहीं, पता नहीं कौन कर दिया मेरे बदले की अभी भी साइन। लॉ में एक बात याद रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस। कभी भी प्रूफ उसको करना पड़ता है जो चैलेंज करता है, ठीक है? तो प्रूव करो फिर उसको। कितना क्लियर हुई मेरी बात? पूरा सर। ठीक है। अच्छा, थर्ड कंसीक्वेंस ध्यान रखो कि अगर प्रियंका को अदर टाइप ऑफ डैमेज भी हुआ है या और भी नुकसान हुआ है, तो वो इंडिपेंडेंटली मेरे से, जिसने धोखाधड़ी करी है, उससे और कंपनसेशन भी मांग सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट। Yes, sir. फोर्स ट्रांसफर नल एंड वॉइड है, ओरिजिनल ओनर ही शेयर होल्डर है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी अपनी तरफ से कंपनसेट करेगी प्रियंका को, ट्रांसफरी को मतलब। तीसरा, अगर प्रियंक को लग रहा है कि इसका धोखाधड़ी हुई, उसे एडिशनल डैमेजेस भी चाहिए, तो प्रियंक मेरे ऊपर इंडिपेंडेंटली केस डाल सकता है। कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? पूरा सर, अच्छे से आप आगे। समझ लो मेरी बात। मेन ट्रांसफर का कंसेप्ट आपका खत्म हो गया है। मैं आपको ट्रांसपोजिशन, ये तो नहीं करना, डेथ वाला करना ही नहीं अपने को। ट्रांसपोजिशन का, प्लेजिंग का और डिपॉजिटरी का एक रिकॉर्डेड वीडियो आज भेजूंगा शाम तक, तो आज इसको कर देना, कल से नया चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग, ये तो अभी भेज ही दे रहा हूं मैं, इसके साथ एक और रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको भी आज पढ़ देना। आज ये चैप्टर का समापन करो आप, शेयर एंड शेयर कैपिटल यूनिट का। कल हम लोग नई चीज, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चार्जेस पढ़ाए हूं क्या आप लोगों को? नहीं पढ़ाया हूं। कल चार्जेस पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है। ओके सर। कल चार्जेस चैप्टर करेंगे। आज इसको खत्म करो, इसके 2 टॉपिक बचे। टाइम कम है इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आज बता दिया हूँ, तो इस वीडियो को दोबारा एक बार देख जरूर देना और कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आगे का भी आज भेज के चैप्टर को खत्म करा रहा हूँ, ठीक? ओके सर। चलो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर।